हेलो एवरीवन। आज हमारे यूपीएसआई 2021 के पी बाई क्यू की हिंदी की 10वीं क्लास है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। ऑप्शन में दिया है 7, 6, 9 या फिर 8। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि 8। अब ये 8 रस कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला होता है आपका श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रौद्र रस, पांचवा है वीर रस, छठवां भयानक रस, सातवां विभत्स रस और आठवां आपका अद्भुत रस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इनमें से किताब शब्द क्या है? क्या तत्सम शब्द है, विदेशज है, देशज है या फिर तद्भव है? तो जो किताब है ना आपकी, ये विदेशज शब्द है। कैसा है? विदेशज। अगर हम बात करें किताब की, तो किताब आपकी अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए विदेशज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? क्या ये प्रत्यय कहलाते हैं? नहीं। अव्यय कहलाते हैं? बिल्कुल नहीं कहलाते अव्यय। तो क्या निपात कहलाते हैं? नहीं, क्योंकि निपात तो वाक्य में बल देने का काम करता है। लेकिन कह रहा है विदेशी, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग, इसको हम आगत उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अपेक्षा, अभिप्सा, अपेक्षिक या फिर आरसिक? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अभिप्सा। ठीक है, यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा मतलब अभिप्सा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह का चिन्ह मतलब कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो है ना आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का साइन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए में, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ऑप्शन नंबर डी में आपका अर्धविराम का चिन्ह दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा नहीं है। ऑप्शन में दिया है नेफा की एक शाम, कमला, खामोश अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यानी नेफा की एक शाम। अगर हम बात करें नेफा की एक शाम, ठीक है, ये किसकी है? तो ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी की रचना है। ठीक है, किसकी? ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? सचेत होना, लकड़ी होना, मूर्ख होना या फिर स्तब्ध होना? तो काट होना मतलब स्तब्ध होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है? मतलब विलोम पूछा है आपसे संयोग का। तो संयोग का विलोम क्या प्रयोग होता है, द्वेष होता है, वियोग या फिर विरह होता है? तो संयोग का विलोम वियोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रयोग, तो प्रयोग का जो विलोम होता है ना, वो होता है अप्रयोग। क्या होता है? अप्रयोग। अगर हम बात करें द्वेष, तो द्वेष का विलोम राग होता है। क्या होता है? राग। और विरह का विलोम मिलन होता है। ठीक है, तो प्रयोग का विलोम अप्रयोग, द्वेष का राग और विरह का मिलन होता है। ठीक है, अब बाकी संयोग का वियोग तो होता ही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नहीं बोली जाती है। खड़ी बोली जी बिल्कुल बोली जाती है, ब्रज भाषा ये भी बोली जाती है, अवधी ये भी बोली जाती है, बट मैथिली नहीं बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि मैथिली तो बिहार में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की बोलियां कौन कौन सी हैं, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं आपकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी, बघेली, भोजपुरी और बुंदेली। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? क्या अनुप्रास अलंकार होता है? नहीं होता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। वक्रोक्ति ये भी नहीं होगा और यमिक भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष के अगर अर्थ की बात करें, तो श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। और क्वेश्चन आपसे पूछा ही है कि जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, तो यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? क्या यमक से है, रूपक अलंकार से, उपमा अलंकार से या फिर श्लेष अलंकार से? तो जो आपका प्रतीप अलंकार है ना, ये आपका उपमा अलंकार से संबंधित होता है। अगर हम बात करें उपमा अलंकार की, तो किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से जहाँ की जाती है, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विशेषण किसकी विशेषता बतलाते हैं? क्या वाक्य की,
संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, तो वाक्य की तो बतलाता नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो देखिए जो आपका विशेषण है ना, ये संज्ञा की भी विशेषता बताता है और सर्वनाम की भी बतलाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी में दिया है संज्ञा की, तो गलत इसलिए हो जाए क्योंकि सर्वनाम की भी विशेषता बतलाता है, और डी में सिर्फ सर्वनाम दिया है तो ये संज्ञा की भी विशेषता बतलाता है। तो हमारा संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों की विशेषता बतलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। आपसे भाववाच्य का उदाहरण पूछा है। ऑप्शन दिया है आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा कि धूप में चला नहीं जाता। अगर हम बात करें भाववाच्य की तो भाववाच्य के अंतर्गत आपका ठीक है समर्था और असमर्थता दोनों का बोध होता है। तो देखिए धूप में चला नहीं जाता, कहीं ना कहीं असमर्थता का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। क्या दलपति विजय हैं, चंद्रवरदाई हैं, नरपति नाल हैं या फिर जगनिक हैं। तो अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो की तो इसके रचयिता चंद्रवरदाई जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें दलपति विजय की, ठीक है, तो इनकी है आपकी दलपति विजय की है खुमाल रासो। कौन सी है, खुमाल रासो। और जगनिक की है परमाल रासो। और अगर हम बात करें नरपति नाल की तो इनकी है विशल देव रासो। ठीक है, तो चंद्रवरदाई की तो पृथ्वीराज रासो है ही, जगनिक की परमाल रासो, दलपति विजय की खुमाल रासो और उसके बाद नरपति नाल की विशल देव रासो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। क्या संदिग्ध भूतकाल का है, संदिग्ध भविष्य का है, सामान्य भविष्य का या फिर संदिग्ध वर्तमान का है। तो देखिए राम खाता होगा, बात वर्तमान की चल रही है। ठीक है, बात वर्तमान की चल रही है तो भूत तो होगा नहीं, यानी संदिग्ध भूत ये भी गलत है, संदिग्ध भविष्य ये भी गलत है और सामान्य भविष्य ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, यानी राम खाता होगा, देखिए राम खाता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। पहली बात तो ये तो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है और इसमें संदेह की भावना है कि खाता होगा। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन दिया है एक जमीन अपनी, आवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा या फिर गिलगडू। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्या काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, तकनीकी भाषा, राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा तो वैसे भी नहीं है, राजभाषा भी नहीं है और ये तकनीकी भाषा भी नहीं है। तो ये हमारी जो ब्रज भाषा है ना, ये एक काव्य की भाषा है, मतलब ये काव्य भाषा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। क्या संयुक्त क्रिया का है, ना जी ना, बिल्कुल गलत है। अकर्मक क्रिया का, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया का या फिर प्रेरणार्थक क्रिया का, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया का भी नहीं है। तो फिर किसका है, तो ये है पूर्वकालिक क्रिया का। देखिए इसमें क्या होता है पूर्वकालिक क्रिया में कि कर्ता मतलब जो होता है ना, पहले एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया फिर करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे कह रहा है चोर उठ भागा, मतलब चोर पहले उठा फिर भागा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, मतलब चोर पहले उठा फिर भागा, तो इसलिए यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें कौन सा सर्वनाम है। क्या निजवाचक सर्वनाम है, ना जी ना, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम में तो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, हाँ हो सकता है। आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नहीं, क्योंकि इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है, नहीं, क्योंकि इसमें निश्चितता का बोध होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। देखिए निजवाचक क्यों नहीं है, क्योंकि निजवाचक हम स्वयं के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, ठीक है, तो इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन कह रहा है हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है। क्या लीलाधर जगुड़ी की है, केदारनाथ सिंह जी की है, मंगलेश डबराल की है या फिर कुमार अंबुज की है। ठीक है, तो ये आपकी जो है ये केदारनाथ सिंह जी की है, यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यानी सुई और तागे के बीच में एक कविता, ठीक है, आपकी केदारनाथ सिंह जी की रचना है। ठीक है, अगर हम बात करें केदारनाथ सिंह की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो अभी बिल्कुल अभी ज़मीन, ठीक है, एक है इनकी अभी बिल्कुल अभी, एक है ज़मीन पक रही है, अकाल में सारस, बाग इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हमेशा बहुवचन में होता है। होठ, सूरज, पानी या फिर सोना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
सही जवाब होगा, ठीक है, यानी कि होठ, है ना। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया, मतलब अरे के बाद ये जो है ना, ये कौन सा चिन्ह है, ठीक है। क्या ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पीछे ही हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो कह रहा है कि अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद जो है ना, अरे के बाद मतलब ये वाला जो साइन है ये किसका है, तो ये आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, राष्ट्रीय का शुद्ध शब्द क्या होता है, मतलब राष्ट्रीय लिखा कैसे जाता है, वो आपसे पूछा है। तो देखिए जो राष्ट्रीय है ना आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो बड़ा सा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बी में देखिए राष्ट्रीय दिया है, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं होता है, राष्ट्रीय होता है, ठीक है। और इस पर देखिए ट्र पे छोटी की मात्रा थी, भी गलत, क्योंकि ट्र पे बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है रस के कितने अवयव हैं, ध्यान दीजिएगा, आपसे अवयव पूछा है, ठीक है। क्या 5 अवयव हैं, 6 हैं, 3 हैं या फिर 4 हैं। तो रस के आपके कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, कितने, 4। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अब ये 4 अवयव कौन कौन से होते हैं, देखिए एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है संचारी भाव। तो पूछे रस के कितने अवयव होते हैं, तो रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा घर का पर्यायवाची नहीं है, निलय, निवास, प्रवास या फिर गृह। तो देखिए अगर हम बात करें निलय तो होता है निलय, ठीक है, निवास भी होता है, गृह भी होता है, लेकिन प्रवास नहीं होता है, ठीक है। और आपसे वही पूछा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, कि कौन कौन सा होता है मतलब घर का पर्यायवाची, तो देखिए एक निलय होता है, निवास होता है, गृह होता है, बसेरा, मकान, निकेतन, आलय, आगार और सदन, ये आपके किसके हैं, घर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा हरी घास पर क्षण भर ना, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। क्या शमशेर बहादुर सिंह हैं, अज्ञेय जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, रघुवीर सहाय हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि अज्ञेय जी हैं, ठीक है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है, ठीक है, मतलब कह रहा है कि इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है, विपत्ति, संकट, आपत्ति या फिर आफत। क्या पूछा है कि ऐतराज भी है, मतलब इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आपत्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन पढ़कर अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए, यानी क्वेश्चन 28 से 30 तक के जो आपको प्रश्न दिए गए हैं ना, ये आपको इसी अनुच्छेद को पढ़ के इसका उत्तर देना है। कह रहा है कि अंत में मैंने कहा भाइयों, ठीक है, पैराग्राफ में दिया है कि अंत में मैंने कहा भाइयों, हम अपनी प्राथमिकता पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए, लेकिन बात यह है कि कह रहा है लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी, सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है, ठीक है। आगे कह रहा है आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास, ठीक है, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। फिर आगे कह रहा है यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सके, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकें, यह तो थोथी बात है। कैसी बात है, थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, ठीक है, सच्ची चीज़ क्या है, दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। आगे कह रहा है और कि थोड़ा नीचे करें इसको, हाँ, आगे कह रहा है और चंपक लाल जी परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितना होती है उतनी दूसरे को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और हमें प्रयोग के लिए प्रयोग करता है, नहीं कह रहा है कि आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ, ठीक है। आगे कह रहा है जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो सकता है, या ऐसे कह सकते जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बात के प्रयोग करने वालों के लिए
बाधक न बन जाए। अब हमें इसके उत्तर देने हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। कह रहा उपयुक्त गद्यांश के लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश में जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है। तो पूछा था कि लेखक क्या कहना चाहता है। ऑप्शन में दे रहा है कि, ऑप्शन में क्या दिया है, लोग प्रयोग करें। एक मिनट, चलिए ऑप्शन ए कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। बी में कह रहा है बाधाओं को समाप्त करना, सी में कह रहा है स्थितियों में बदलाव लाना, और डी में कह रहा है लोग काम करें। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि बाधाओं को समाप्त करना, और यही आपका ये कहना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं। भाई उसके तो क्या कहा था कि ऐसा तो नहीं है, जिनके दिल में लगन होती है, ठीक है, या फिर जो परिश्रम करते हैं या जो निष्ठापूर्वक हर काम करते हैं। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, जिनके दिल में लगन होती है। ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए लोगों की जरूरत होती है, तो किन लोगों की, जिनके दिल में लगन होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28 में आपका होगा ना, इसमें होगा आपका डी, लोग काम करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं ना, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य में क्या ध्वनित होता है। ऑप्शन में कह रहा है अंग्रेजी की महत्ता को दर्शाता है, सभी हो सकता है, भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, या फिर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा कि भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे भाषिक पूर्वाग्रहों की तो बात हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, भाषिक पूर्वाग्रहों से ये ग्रसित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, इस पंक्ति, ठीक है, यह पंक्ति किसकी है। क्या देव की है, मतीराम की है, दयानंद की है, या फिर बिहारी जी की है। तो ये आपकी बिहारी की है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी बिहारी की है। तो क्वेश्चन का पूछ रहा था इसमें कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किसकी है। तो ये बिहारी जी की है। ठीक है, अगर हम बात करें बिहारी की, तो बिहारी जो है ना ये सतसई, ठीक है, मतलब बिहारी सतसई रचना कवि जो है ये बिहारी लाल की है। जो बिहारी सतसई रचना है ना ये बिहारी लाल है, इनकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं। क्या अव्यय के भेद हैं। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। प्रत्यय के भेद हैं, उपसर्ग के भेद है, या फिर सर्वनाम के। सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं, तो ये तो है नहीं। उपसर्ग भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि देखिए प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो यही पूछा है आपसे कि कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं। तो वो आपके प्रत्यय के भेद हैं। 33 नंबर कह रहा घनाक्षरी कौन सा छंद है। क्या मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, मिश्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका घनाक्षरी है ना ये एक वर्णिक छंद है। ठीक है, कैसा है, वर्णिक छंद। अब देखिए वर्णिक छंद क्या होता है, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है ना उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, और जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। तो जो आपका घनाक्षरी है ना ये आपका वर्णिक छंद है। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्णों की गणना की जाती है। राइट, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है। अभी हमने एक ट्रिक की बात की थी पहले प्रैक्टिस सेट में शायद, आर प्लस ओ, मतलब आर फॉर रोला, ओ फॉर उल्लाला। ठीक है, और आपसे यही पूछा है कि रोला और उल्लाला, तो आर फॉर रोला, ओ फॉर उल्लाला। तो हम कहते हैं ना कि आर ओ का पानी क्या करता है, छप छप करता है। तो छप छप मतलब छप्पय। ठीक है, ट्रिक है। आर ओ मतलब रोला और उल्लाला, तो रोला और उल्लाला के योग से मिलकर आपका रोला और उल्लाला के योग से मिलकर आपका छप्पय बना होता है। मतलब अगर ट्रिक की बात करें तो आर ओ का पानी कैसा करता है, छप छप करता है ना, तो छप छप मतलब छप्पय हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, रोला और उल्लाला से मिलकर आपका छप्पय बनता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा पवनासन में कौन सा समास है। पूछा आपसे पवनासन में कौन सा समास है। तो पवनासन में आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा, बहुब्रीहि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है अरिष्टनेमी, सरहप्पा, स्वयंभू, या फिर सरप्पा। ठीक है, किसको कहा जाता है, मतलब अष्टनेमी, सरप्पा, स्वयंभू या फिर सबरप्पा, किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, स्वयंभू। ठीक है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। ध्यान दीजिए, कह रहा खड़ी बोली
हिंदी के पहले कवि क्या अमीर खुसरो हैं, सरापा हैं, स्वयंभू हैं या फिर भारतेंदु हैं? तो अगर हम बात करें कि खड़ी बोली हिंदी के जो पहले कवि हैं ना, वो आपके अमीर खुसरो हैं, ठीक है, जिसको हम तोताए हिंद के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या संयुक्त स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं या फिर गुरु स्वर कहते हैं? तो देखिए संयुक्त स्वर तो नहीं होगा, मूल स्वर भी नहीं होगा, लघु स्वर नहीं होगा क्योंकि उसमें एक मात्रा होती है लघु स्वर में, तो लघु स्वर तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा गुरु स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? गुरु स्वर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें गुरु स्वर की, तो देखिए जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है ना उसे हम गुरु स्वर कहते हैं, और लघु स्वर जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है वहाँ पे लघु स्वर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? क्या अकुंचन कहते हैं उसको, किंचित कहते हैं, अलव्य कहते हैं या फिर अकिंचन कहते हैं? तो उसको हम अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भक्ति सागर, प्रिय प्रवास, प्रेम सागर या फिर सुख सागर? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रिय प्रवास, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिय प्रवास की, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो आपका है वो प्रिय प्रवास है। किसका? खड़ी बोली का, ठीक है। और इसके रचयिता की बात करें, यानी प्रिय प्रवास के जो रचयिता हैं वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ठीक है।